चलिए ऐसी पारिभाषिक शब्दावली को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। डूबत ऋण, नाम सुने हो डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब मालूम है? तो डूबत ऋण का मतलब ये होता है कि हमने ऐसे व्यक्ति को माल दिया उधार जिसने हमें रकम का भुगतान बाद में नहीं किया, तो वह रकम डूबत ऋण की श्रेणी में आ जाती है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को 10,000 रुपये का माल बेचा। ए ने बी को 10,000 रुपये का माल बेचा। यहाँ पे विक्रेता कौन है? ए, और क्रेता कौन है? बी। बी ने माल खरीदा और बोला कि मैं 2 महीने के बाद आपको रकम का भुगतान कर दूंगा। लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय बीता, या तो बेईमान हो गया, उसके मन में बेईमानी आ गई कि नहीं मैं रकम का भुगतान नहीं दूंगा। ए ने कई बार टोका बी को, तगादा किया, लेकिन फिर भी बी ने उस रकम का भुगतान नहीं किया। तो कहलाता है जब रकम का भुगतान हमको नहीं मिल पाता है तो रकम कहलाता है डूबत ऋण। एक तो बेईमानी के कारण पैसा डूब गया, दूसरा अगर मान लो उसकी मृत्यु हो गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा, कोई देने वाला नहीं रहेगा हरी बस में, या वो मानसिक रूप से पागल हो गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो कुल मिलाकर हम किसी व्यक्ति को अगर माल देते हैं उधार और अगला व्यक्ति हमको उस रकम का भुगतान नहीं करता है किसी कारणवश, तो वो रकम कहलाता है हमारे लिए डूबत ऋण। आगे बस में, या इसी डूबत ऋण को बोलते हैं अपन अशुद्ध ऋण। तो जैसे ही डूबत ऋण आएगा नाम समझ जाना, पैसा क्या हो गया? डूब गया। अशुद्ध ऋण नाम आ गया, समझ जाना पैसा क्या हो गया? डूब गया। तो जब कोई पैसा नहीं देता है किसी कारणवश तो वही रकम कहलाता है हमारे लिए डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण। ठीक है। डूबत ऋण के बाद चलते हैं आगे प्रमाणक। प्रमाणक को बोलते हैं अपन रसीद। क्या बोलते हैं प्रमाणक को? रसीद। अगर मान लो हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो विक्रेता के द्वारा हमको एक रसीद दी जाती है। अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो विक्रेता के द्वारा हमको एक रसीद दी जाती है और उस रसीद में कितने रकम का हमको भुगतान करना है हमने किया, वो रकम लिखा रहता है। और रकम लिखने के बाद उस पर विक्रेता का एक साइन होता है, और साइन करने के बाद वो रसीद जो है क्रेता को दे देता है। तो इसे स्पष्ट हो जाता है कि क्रेता ने इतने रुपए का सामान खरीदा और इतने रकम का भुगतान कर दिया, जो कि उसमें विक्रेता का साइन हो चुका है। ये कहलाता है प्रमाणक या रसीद। जैसे आप लोग फीस पटाते हो, फीस पटाने के बाद आपको काउंटर से एक रसीद मिलता है, तो रसीद जो है आपके लिए प्रमाणित करता है, प्रमाणित का काम करता है कि आपने क्या किया, फीस का भुगतान कर दिया। कल को किसी कारणवश अगर आपको टोका जाता है कि आपने फीस नहीं दिया है अभी तक, या काउंटर में किसी प्रकार की कोई भूल हो जाती है, तो तुरंत आप क्या करते हो, प्रमाण के रूप में उस रसीद को दिखाते हुए देखिए इस तारीख को मैंने इतने रकम का भुगतान किया। तो रसीद ही हमारा क्या होता है, प्रमाणक होता है। आई बस में तो जानते थे आप लोग प्रमाणक क्या है, लेकिन मालूम नहीं। तो उस रसीद को ही क्या बोलते हैं अपन, प्रमाणक, जो सभी को जानते हो। फीस पटाते रसीद मांगते हो, क्यों मांगते हो? कारण वही है कि कल को अगर जरूरत पड़ गया तो वहाँ पे मैं दिखा सकूँगी, देखो मैंने यहाँ पे इस फीस का भुगतान कर चुका हूँ। आई बस में तो प्रमाणक यानी एक प्रकार का रसीद जो प्रमाणित करता है कि हमने रकम का भुगतान कर दिया है। ठीक है। प्रमाणक के बाद चलते हैं आगे खाता, जो पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग। जितने व्यक्ति का या क्रय विक्रय, नरेश सुरेश, पूंजी है ना, वेतन भवन मशीन, जो भी प्रवृत्ति हम करते हैं यहाँ पर, सर एक समान मदों को एक जगह छांट कर नगद व्यवहार को नगद की जगह, क्रय को क्रय की जगह, विक्रय को विक्रय की जगह, जब वहाँ पर क्रमवार तिथिवार प्रविष्ट किया जाता है ताकि हमको ये मालूम हो सके कि हमने कितना नगद खरीदा, कितना उधार बेचा, कितना उधार खरीदा, कितना उधार बेचा, है ना, कितना संपत्ति खरीदा, कितना व्ययों का भुगतान किया। ये सारी जानकारी जब हमको एक साथ मिल जाए तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जहाँ पर तिथिवार क्रमानुसार लिखा जाता है उस लिखे गए क्रिया को ही क्या बोलते हैं, खाता। तो जितने व्यवहार होते हैं उतने खाते बनाए जाते हैं। अगर नगद व्यवहार हुआ है तो पहला रोकड़ खाता बनेगा, माल का क्रय हुआ है
क्रय खाता बनेगा। अगर वो क्रय नगद हुआ है तो भी क्रय खाता बनेगा, उधार हुआ है तो भी क्रय खाता बनेगा। ठीक, उसी प्रकार माल का विक्रय हुआ है तो सबसे पहले नगद विक्रय हुआ है तो रोकड़ खाता में आएगा, फिर विक्रय खाता बनेगा। राम से खरीदा, श्याम को बेचा बोलता है तो राम और श्याम दोनों का नाम आया यहाँ पर, तो राम का खाता ही बनेगा, श्याम का खाता भी बनेगा। यानी हमारे प्रविष्टि में जितने नाम आएंगे उतने नाम का अलग अलग खाता बनाया जाएगा, और उस खाते से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि कुल कितने माल का क्रय किया गया, या कुल कितने माल का विक्रय किया गया, या कुल कितना नगद प्राप्त हुआ, या कुल कितना नगद हमको देना है, या राम से कितना लिए या राम को कितना दिए। ये सारी जानकारी हमको उस खाते के माध्यम से मालूम हो जाती है। बही खाते का जो हम क्रम चलते हैं वहाँ पे सबसे पहले होता है प्रविष्टि, प्रविष्टि के बाद खतौनी यानी खाता, खाता बनने के बाद इससे बनता है हमारा तलपट, तलपट से बनता है अंतिम खाता। अंतिम खाता में 3 खाता आते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, जो कि हमको ये सब क्रम से चलना है और क्रम से ही पढ़ना है। तो खाता समझ में आ गया, जहाँ पर व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का अलग से खाता बनाया जाता है एकत्रित करके, ताकि उसके बारे में हमको जानकारी मिल सके, उसी को क्या बोलते हैं अपन खाता। ठीक है, फिर खाता के बाद आता है यहाँ पर आपका प्रविष्टि। क्या आता है? प्रविष्टि। प्रविष्टि यानी जर्नल, एंट्री करना, प्रविष्टि को एंट्री भी बोलते हैं। जैसे ही कोई व्यवहार होता है हम अपने खाते में या अपने पुस्तक में लिख देते हैं, तो उस लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रविष्टि। ये प्रविष्टि क्यों की जाती है? ताकि व्यक्ति की याददाश्त शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। अगर मान लो किसी को हम उधार माल बेच दिए 10,000 रुपये का और अपने खाते में एंट्री नहीं की, हो सकता है कि दिन भर और व्यापार करने के कारण हमारे दिमाग से वो बात निकल जाएगी और हम उसके बारे में लेखा करना भूल जाएंगे। तो हमारा वो जो 10,000 रुपये का माल जो हम बेचे थे वो हमारा रकम डूबत ऋण की श्रेणी में आ जाएगा। कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? डूबत ऋण की श्रेणी में आ जाएगा, कारण हम उसे लिखे नहीं तो याद भी नहीं रहा, और याद भी नहीं रहा तो दिमाग से उतर गया, भूल गए, और उस व्यक्ति से हम पैसा लेना भी भूल गए। ये कहलाता है डूबत ऋण, है ना। क्यों हुआ डूबत ऋण? क्योंकि हमने अपने पुस्तक में या कॉपी में उसका प्रविष्टि नहीं किया। इसलिए कॉमर्स में कहा जाता है, या व्यापारियों के लिए एकदम याददाश्त चीज़ है ये, पहले लिख पीछे दे। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। मतलब किसी को वस्तु देने से पहले लिख, अपने खाता बही में लिख उस व्यक्ति का नाम कि मैं आज ए को इतने का माल बेच रहा हूँ, या ए को 10,000 रुपये का माल बेचा। पीछे दे, माल लिखने के बाद फिर माल उठाकर उसको दे दो। कुछ समय बीत जाएगा, ये अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, आपको याद भी नहीं रहा, खाता पलटोगे, दिखेगा ए से मुझे इतना पैसा लेना है, फिर तुरंत याद आएगा, ए से कांटेक्ट करोगे, मिलोगे और अपना पैसा उससे वसूलोगे। इसीलिए कहा गया पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े दिमाग से उतर जाए, कागज से ले, पुस्तक को पढ़, कॉपी को पढ़, याद कर, देख उसमें क्या लिखा है, किससे लेना है, और फिर देखने के बाद उस व्यक्ति को पकड़कर उतना पैसा ले। तो व्यापारियों के लिए बिल्कुल एक मंत्र है, इसको याद रखना है। हम सब व्यापारी बनेंगे आगे जाकर। कोई बैंक में जाएगा तो व्यापारी है, कोई बीमा में जाएगा तो व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा तो व्यापारी है। तो हर जगह इस बात का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, ये मंत्र। और अगर इसका उपयोग नहीं करोगे तो कभी कभी आपके दिमाग से बात निकल जाएगी और आपको वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ जाएगा। ये कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रविष्टि जो है यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा एक बही खाता रखा जाता है। देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े व्यापारियों का एक रजिस्टर होता है, और जहाँ पे नगद और उधार दोनों का लेखा किया जाता है। अगर कोई नगद खरीदा है तो उसका लेखा भी होगा, तो उसने आज कितने रुपए का माल व्यापारी को नगद बेचा या ग्राहक को नगद बेचा। और अगर मान लो उसने उधार माल भी बेचा है तो भी उस पुस्तक में लिखता है कि आज मैंने इस तारीख को इतने रुपए का माल उधार बेचा। तो ये लिखने के काम को ही क्या बोलते हैं? प्रविष्टि। और जिस बही में लिखा जाता है
उस बही को बोलते हैं बही खाता। क्या बोलते हैं उसको? बही खाता। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो ये बही खाते के बारे में कैसे लिखना है, कैसे प्रविष्टि करना है, उसको जो है आगे आपको भी बताया जाएगा। जितना बताया गया है बिल्कुल ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे। बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं हम लोग। जो बच्चे जुड़ गए हैं ध्यान से करेंगे, जो नहीं जुड़े हैं उनको अवगत करा देंगे कि हमारी पढ़ाई गति पकड़ चुकी है। और हमको जो है अगर अब भी अगर वो अपने नहीं जुड़ते हैं, यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे चलकर उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उनके लिए अकाउंट जो है पूरा जीरो हो जाएगा और फिर से रिपीट होने वाला नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसलिए जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। अपने साथियों को अवगत करा देना ताकि वो पीछे ना रहे। ठीक।